गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों के खबरों पर बनाए गए शानदार जो आपके परीक्षा के लिए बिल्कुल विथ स्टैटिक जीके के साथ जो अभी हाल फिलहाल जो भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, एसएससी का हो या किसी भी स्टेट एसएससी के एग्जाम हो, सारे प्रश्न इन्हीं में से आ रहे हैं। अगर आप लगातार पढ़ रहे हो तो ये बात आपको पता होगा। आप इसको पढ़िए, इसके साथ इसका स्टैटिक जीके का फैक्ट भी लिखिए और साथ ही साथ अपना मैगजीन खुद तैयार करिए महीने का। डेली बेसिस पर देखिए, सुबह 7:30 बजे, सुबह जो है 7:30 बजे आप देख सकते हैं यहां पर करंट अफेयर्स, है ना। 7:30 पर प्रतिदिन डेली करंट अफेयर्स सीएल कैरियर एकेडमी प्रोवाइड कराता है। तो आप पूरे प्रश्न को देखिए, उसका नोट्स बनाइए, पढ़िए, याद करिए। आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। सबसे बेहतरीन ये करंट अफेयर्स आपके लिए होगा। सुबह 7:30 बजे हमसे जरूर जुड़ें सीएल कैरियर एकेडमी के चैनल पर। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, ध्यान रखना, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 सालों का एक साथ दिया गया, 2019, 20 और 21। 3 सालों का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? तो ये तीनों को, कुमार सानू को भी, शैलेंद्र सिंह को भी और आनंद मिलिंद, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा डी। सभी को किया गया है। सभी इसका चारों मतलब तीनों ही हैं जिनको राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब देखें, चूंकि इन तीनों लोगों को 3 वर्षों के लिए, क्योंकि 3 सालों से पेंडिंग था, 2019, 20 और 21, 3 सालों के लिए दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि शैलेंद्र सिंह, ये जो शैलेंद्र सिंह हैं, शैलेंद्र सिंह 2019 के लिए, आनंद मिलिंद, है ना, आनंद मिलिंद को 2020 के लिए, आप लोग याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। और कुमार सानू को 2021 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो तीनों को याद रखिएगा, 19, 20 और 21 राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये बात ध्यान रखना। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है और इसको साल 1984 में शुरू किया गया था। यह बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान होना चाहिए। 1984 से, है ना, ध्यान रखेंगे। राज्य की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने शैलेंद्र सिंह को राज्य की संस्कृति मंत्री ये दिया किसने, और ये किसने शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया था साल 1984 में मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता, दीर्घ साधना एवं श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखेंगे, यह पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, है ना, 1984 से शुरू किया गया है। और देख रहे हैं यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप आराम से देख सकते हैं, यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा, कब से शुरू हुआ है आपको ये ध्यान होना चाहिए। 1984 से किस राज्य के द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है संगीत के क्षेत्र में 2019 के लिए। और इसको दिया किसने? तो राज्य की जो संस्कृति मंत्री हैं, क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है उषा ठाकुर ने यह पुरस्कार दिया है। राज्य की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने, राज्य की संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश के हैं उषा ठाकुर ने घोषणा किया, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट ये भी रहेगा। तो पूरे तरीके से ध्यान रखना है। लता मंगेशकर
है ना, याद रखिएगा, इनको स्वर कोकिला कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्वर सम्राज्ञी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिनकी इसी साल जो है डेथ हो गई थी। तो ये बात ध्यान रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तीनों बात, ये जरूर प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको आप लोग याद करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न, अनीश दयाल सिंह को किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? एक एक प्रश्न चुनिंदा है। अनीश दयाल सिंह को किसका जो है क्या चुना गया है? महानिदेशक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, अनीश दयाल सिंह। तो अनीश दयाल सिंह को इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी का क्या महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है आईटीबीपी का, अनीश दयाल सिंह को। याद रखना है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ये ध्यान रखेंगे, अनीश दयाल सिंह को आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आईटीबीपी का, अब थोड़ा आईटीबीपी के बारे में जानिए। आईटीबीपी का पूरा नाम क्या होता है? आईटीबीपी का पूरा नाम क्या होगा? बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये इसका नाम है। स्थापना कब हुई थी और इसका हेड ऑफिस कहां है? इसकी स्थापना हुई थी 1962, 24 अक्टूबर 1962, 24 अक्टूबर 1962। मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1962। और मुख्यालय नई दिल्ली में, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका पूरा नाम है ना। अब इसके महानिदेशक कौन बन गए हैं? अनीश दयाल सिंह। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको ये इसी तरीके से याद रखना है ना कि आप अच्छे तरीके से, ऐसा ऐसा प्रश्न खूब पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में, आप पूरे तरीके से याद रखिएगा। आईटीबीपी का मणिपुर कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं ये, मणिपुर कैडर के, ये मणिपुर कैडर के 1988 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत और तिब्बत बॉर्डर पुलिस का क्या करती है? बॉर्डर सीमा का जो है वहां पर निगरानी रखती है। सुजाय लाल थाउसेन को निम्न में से किसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? निफन नहीं होगा, यहां होगा निम्न में से। क्या हो गया ये? इसको करेंगे निम्न। निम्न में से किसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीआरपीएफ। सीआरपीएफ इज द राइट आंसर, है ना। सुजाय लाल थाउसेन को सीआरपीएफ का क्या नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ का ये जो है इनका डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। ये ध्यान रखेंगे, सीआरपीएफ इज द राइट आंसर। अब देखें, अब इनके बारे में देखिए, सुजाय लाल थाउसेन, सीआरपीएफ। अगर हम बात करें सीआरपीएफ के बारे में, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहां है? पूरा नाम क्या होता है? सीआरपीएफ पूरा नाम क्या होगा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसके है। है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसकी जो स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939, स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939, 27 जुलाई 1939 को हुई थी सीआरपीएफ की स्थापना। और इसका भी जो है मुख्यालय, हेड ऑफिस इसका भी नई दिल्ली में है। और सीआरपीएफ का जो है आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है, कई इनके आदर्श वाक्य पूछे जाते रहते हैं। सेवा और वफादारी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी। सेवा और वफादारी।
सेवा और वफादारी, ध्यान रखेंगे ये इसका आदर्श वाक्य है ना। अब देखिए कुलदीप सिंह के रिटायर होने के बाद सीआरपीएफ के निदेशक पद दिया गया है। सुजाय लाल थाओसेन जो हैं कुलदीप सिंह के स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई, इनकी नियुक्ति की गई है। पहले सीआरपीएफ के जो महानिदेशक थे कुलदीप सिंह थे, अब हो गए हैं सुजाय लाल थाओसेन। आप लोग याद रखिएगा इन सारी बातों को। दो नए है ना, ये जो है नियुक्ति हुई है सीआरपीएफ और आईटीबीपी का। आज सीआरपीएफ के बारे में और कुलदीप सिंह के बारे में। हाँ, पहले एसएसबी के थे, सुजाय लाल थाओसेन जो है एसएसबी के थे। निम्न में से कौन 400 टी20 मैच खेलने वाले भारत के पहले और विश्व के 9वें क्रिकेटर बने हैं? विश्व के 9वें और भारत के पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 400 मैच खेल लिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने उपलब्धि हासिल की है, 400 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, है ना। और टी20 में लगभग 3700 से अधिक रन भी इन्होंने बनाया है। तो इस प्रश्न का 400 टी20 मैच खेलने वाले भारत के पहले और विश्व के कौन से 9वें नंबर के खिलाड़ी बने हैं? तो ये हो जाएगा उत्तर, आपका सीधा उत्तर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इज द राइट आंसर, है ना। रोहित शर्मा इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखें, अगर हम बात करें कि रोहित शर्मा 400 है, दूसरे नंबर पर भारत में कौन हो जाएगा? तो रोहित शर्मा हो जाएंगे 400, है ना। यहां पे देखिए सबसे एक नंबर पे आ जाएंगे रोहित शर्मा, इनका मैच हो गया 400। दूसरे नंबर पर आए दिनेश कार्तिक डीके बोस, इन्होंने खेला है 368 मैच, काफी पीछे हैं। तीसरे नंबर पाएंगे एमएस धोनी, इन्होंने 361 मैच खेले हैं। उसके बाद आ जाएंगे चौथे नंबर पर विराट कोहली, इन्होंने 354 मैच खेले हैं, काफी पीछे हैं विराट कोहली। उसके बाद पांचवें नंबर पर आ जाएंगे सुरेश रैना, इन्होंने 334 मैच खेले। तो ये भारत के 5 सर्वाधिक टी20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें दुनिया में, इनसे जो 8 पहले हैं, दुनिया में सर्वाधिक टी20 मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो हो जाएगा कायरन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, जिसने जो मैच खेले हैं 614 मैच खेले हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा टी20 मैच खेलने वाला, सबसे अधिक टी20 मैच किसने खेला? तो कायरन पोलार्ड, या कह सकते हैं आप किरोन पोलार्ड। इसने 661 मैच खेले हैं, 614 मैच खेले हैं, 614। उसके बाद आ जाएगा, ये वेस्ट इंडीज के हैं, ड्वेन ब्रावो ने जो मैच खेला है, ड्वेन ब्रावो ने 556 मैच खेले हैं। हमारे खिलाड़ी बहुत पीछे हैं अभी, 556। उसके बाद आ जाएगा शोएब मलिक पाकिस्तान, शोएब मलिक, इसने खेला है 481 मैच, है ना, 481 मैच खेला। उसके बाद नंबर है क्रिस गेल 463, सुनील नारायण 435, रवि बोपारा 429, आंद्रा रसाइल 428 और डेविड मिलर 402 मैच, है ना। तो अगर रोहित शर्मा 403 मैच खेल देते हैं तो डेविड मिलर को पीछे कर देंगे
तो इस तरीके से सर्वाधिक T20 मैच खेलने में नाम रोहित शर्मा। सिंगापुर F1 GP ग्रैंड प्रिक्स इसको बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स 2022 F1 सिंगापुर का खिताब किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। तो यह जीता है सर्जियो पेरेज ने। किसने जीता है? सर्जियो पेरेज। दैट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सिंगापुर F1 का मतलब होता है फार्मूला 1। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब सर्जियो पेरेज ने जीत लिया है। सर्जियो पेरेज ने जीता। रेड बुल के ड्राइवर हैं और इन्होंने सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीत लिया। और दूसरे नंबर पर चार्ल्स लेक्लर रहे, है ना। ये सर्जियो पेरेज जो है रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं, रेड बुल के ड्राइवर, रेड बुल के। ये भी पूछा जा रहा है आजकल, इसलिए ये मैं बता रहा हूं, आप लोग जरूर याद रखिएगा। सर्जियो पेरेज रेड बुल के ड्राइवर हैं। ग्रैंड प्रिक्स जो रेस होता है ना, रेस वाला है, इसे तो मैं अक्सर करवाता, दुनिया भर के करवाया हूं, लगभग सभी करवा दिया हूं। सिंगापुर में जो फार्मूला 1 जो गाड़ियों का रेस होता है, जो ये रेसिंग करते हैं, तो रेस में इस रेस सिंगापुर वाले रेस को किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने जीता है ना। गाड़ियों का रेस जो होता है वो सर्जियो पेरेज ने जीत लिया। दूसरे नंबर पे चार्ल्स लेक्लर रहे फेरारी के, सेकंड रैंक जो है, सेकंड चार्ल्स लेक्लर 7 कुछ सेकंड पीछे रह गए, दूसरे पर रह गए, है ना। कार्लोस सेंज तीसरे स्थान, थर्ड। कार्लोस सेंज ये थर्ड स्थान पर है ना। तो इस तरीके से तो जो पहले स्थान पर होता है वही जीतता है। अब पिछले कुछ महीने में जो ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उसका मैं आप लोगों को एक बार कुछ लिस्ट लिखवा देता हूं, आप लोग याद रखेंगे कि कौन सा किसने जीता है। चलिए, एक तो आप लिखेंगे कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, सभी लोग इसको याद करेंगे, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, है ना। एक बार लिख देता हूं, बाकी वही रहेगा, ग्रैंड प्रिक्स 2022, है ना। ये 2022 में जो हुआ है 2022, इसको किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन। ये नीदरलैंड का खिलाड़ी है। कहां खिलाड़ी है? नीदरलैंड का, है ना, नीदरलैंड का खिलाड़ी है। तो कैनेडियन या कनाडा ग्रैंड प्रिक्स इसने जीत लिया। अजरबैजान भी इसने जीता, एक ये हो गया, दूसरा अजरबैजान जीपी ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने जीत लिया है। मियामी, एनालिया, सऊदी अरब सब इसने जीते हैं, है ना। मियामी ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वर्स्टापेन। सऊदी अरब का भी मैक्स वर्स्टापेन, है ना। फ्रेंच मैक्स वर्स्टापेन, स्पेनिश भी मैक्स वर्स्टापेन ने जीता, हंगेरियन भी मैक्स वर्स्टापेन ने जीता, बेल्जियम भी इसी ने जीते, डच ग्रैंड प्रिक्स भी इसी ने जीते, इटालियन भी इसी ने जीते। इस साल आने वाले अभी एग्जाम हो, अगर कोई पूछ लिया गया तो अगर नहीं पता तो आप मैक्स वर्स्टापेन कर लेना, आपका उत्तर सही हो जाएगा। 2-3 दूसरे ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो ऑस्ट्रेलियन, बहरीन और ऑस्ट्रियन, ये जीता है चार्ल्स लेक्लर, बाकी सब मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। और सिंगापुर वाला सर्जियो पेरेज। 3 का इनाम याद रखना है। कौन कौन सा? देखो, ऑस्ट्रेलियन, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, है ना। ये किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने जीता, चार्ल्स लेक्लर, है ना। ऑस्ट्रेलियन भी चार्ल्स लेक्लर ने, बहरीन भी चार्ल्स लेक्लर ने ही जीता है, और ऑस्ट्रियन, 3 देशों के हो गए, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और बहरीन, किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने।
और सिंगापुर वाला किसने जीत लिया? सर्जियो पेरेज ने। और बाकी साल का जितना है सब किसने जीत लिया? आराम से याद कर सकते हो, कोई भी है, अब गलत नहीं होना चाहिए। आप इन तीन को एक तरफ, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन और ऑस्ट्रियन का जो फार्मूला 1 रेस था, चार्ल्स लेक्लर, सिंगापुर सर्जियो पेरेज, और बाकी सारा मैक्स वर्स्टापेन। जो भी आ गया, सऊदी अरब, जो है कनाडा, फ्रेंच, जो भी आए सब उसी का होगा। तो ये प्रश्न इस तरीके से ध्यान रखिएगा। लुईस हैमिल्टन का वर्चस्व खत्म हो चुका है लग रहा है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 4 से 10 अक्टूबर के बीच विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 4 से 10 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, याद रखेंगे। बेहतरीन खतरनाक प्रश्न है ये, परीक्षा में डायरेक्ट आने वाला। यह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानव स्थिति की बेहतरी की दिशा में उसके योगदान का जश्न मनाने के लिए होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव की स्थिति, मानव की स्थिति के बारे में बेहतरी का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मानव स्थिति की बेहतरी की दिशा में उसके योगदान के लिए जश्न मनाने के लिए किया जाता है। अब वर्ल्ड स्पेस वीक, विश्व अंतरिक्ष जो सप्ताह जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 6 दिसंबर 1999 को। ये आप लोग इसके बारे में लिखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को घोषित किया गया, घोषित किया गया था। और यह सितंबर माह में प्रतिवर्ष 4 से 10 जो है अक्टूबर के बीच, अक्टूबर माह में 4 से 10 अक्टूबर के बीच यह मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम क्या है? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी है। 2022 की थीम, ये जरूर याद रखना, थीम स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ध्यान रखिएगा, ये इसकी थीम है इस बार की। स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी थीम से खूब क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं है ना। तो इस साल की थीम है स्पेस एंड सस्टेनेबल। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह विश्व अंतरिक्ष सप्ताह अंतरिक्ष में स्थिरता प्राप्त करने और अंतरिक्ष से स्थिरता प्राप्त करने पर केंद्रित होगा, है ना। मानव पहुंच के बारे में व्यापक जानकारी जो है इसमें हासिल कराई जाती है ना। तो इसीलिए यह मनाया जाता है। तो 1999 से घोषित हुआ है, आप लोग याद रखिएगा, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रॉन, ध्यान रखेंगे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, क्या नाम है जिसका? पेगाट्रॉन, ने एप्पल फोन की मैन्युफैक्चरिंग कहां शुरू किया है? ऐसे ऐसे प्रश्न आपको जहां भी मिले आप पढ़िए और लिख लीजिए। एप्पल फोन की मैन्युफैक्चरिंग किसने? ताइवान की कंपनी पेगाट्रॉन ने कहां शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चेन्नई में। चेन्नई में ये एप्पल फोन का क्या करेगी? मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसको बनाएगी। ये याद रखना है ना। जब भी इस तरीके के प्रश्न होते हैं, कोई बड़ी कंपनी या किसी बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट किसी में बनाया जाता है, तो ऐसे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पेगाट्रॉन एप्पल फोन की मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई में करेगी, ध्यान रखेंगे, चेन्नई में।
एप्पल 2025 तक भारत में अपनी 25% मोबाइल हैंडसेट बनाना चाहती है। एप्पल, है ना, एप्पल 2025 तक भारत में 25% हैंडसेट बनाना चाहती है, हैंडसेट बनाना चाहती है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, पेगाट्रॉन जो है ताइवान की कंपनी है। 2025 तक भारत में 25% हैंडसेट बनाना चाहती है। एप्पल 2022 तक 5% आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करेगी। 2022 तक एप्पल, ये भी ध्यान रखेगा, 2022 तक आईफोन 14, एक नया सेट आया आईफोन 14, आईफोन 14, है ना, भारत में जो है बनाने के लिए इसने रखा है। एप्पल 2022 तक आईफोन 14 का कितने % भारत में बना देगी? तो ये भारत में इसमें बना देगी लगभग 5%। तो इस तरीके से पिछले साल फरवरी में ही पेगाट्रॉन ने तमिलनाडु सरकार मेमोरेंडम साइन कर लिया था और अब यहां पर शुरू हो गया है। चेन्नई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ताइवान की राजधानी क्या है? अब यहां पे चीन अपना कब्जा मानता है। ताइवान की राजधानी है चीनी ताइपे, कह सकते हैं आप। ताइवान की राजधानी ताइपे, ये याद रखिएगा आप लोग, वो चीनी ताइपे भी कहा जाता है। और ताइवान का पुराना नाम क्या है? फार्मोसा। फार्मोसा। ताइवान जो है, ताइवान विश्व का लगभग 80% चिप, सिलिकॉन से बने हुए चिप क्या करता है? यही बनाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा इसको बचाने के लिए कि चीन अपना कब्जे में न ले, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, लगभग 80% जो है ना, जो चिप होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में लगता है, अब गाड़ियों में भी लग रहा है, हर जगह उसका इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, हर जगह। अगर चीन इस पर कब्जा कर ले तो उस पर इसका अधिकार हो जाएगा और उसका दाम बढ़ा देगा। दुनिया में हर गैजेट का सामान का दाम लगभग बढ़ जाएगा। इसलिए भी एक लड़ाई चल रही है। हाल ही में किसे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है? ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस अक्टूबर में अभी जो 6 क्षेत्रों में नोबेल दिया जाता है उसकी घोषणा हुई थी। पहला घोषणा हुआ है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस पर जो भी 2-4 बातें होगी आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वाते पैम्बो, ये इसका सही जवाब होगा। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिल गया स्वाते पैम्बो को। इस बार एक ही व्यक्ति को मिला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा हुई है, स्वाते पैम्बो को। इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इनको ये मिल गया है ना। तो देखो, स्वाते पैम्बो ने फिजियोलॉजी, या इसको आप मेडिसिन भी कहते हैं, मेडिसिन में किसको मिला है? विलुप्त हेमिनिन और मानव विकास के जीनोम से जुड़ी खोजों के लिए पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया है यह पुरस्कार? इनको जो पुरस्कार दिया गया है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, विलुप्त हेमिनिन, इसको लिख लेंगे सभी लोग, विलुप्त होमिनिन विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से जुड़ी खोज के लिए, जीनोम से जुड़ी खोज के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। याद रखिएगा आप लोग क्या रखेंगे? चिकित्सा, या इसको कह सकते हैं मेडिसिन, है ना। मेडिसिन में पहला नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई स्वाते पैम्बो। और ये कहां के हैं? स्वाते पैम्बो स्वीडन के हैं। किस देश के हैं ये?
स्वीडन के हैं, स्वीडन के हैं। स्वाते पैबो जो है ये है स्वीडन, याद रखिएगा। इस बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है ना। कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? 5 जून को। 5 जून में विश्व पर्यावरण दिवस का है ना थीम या मेजबान देश कौन सा था जिसको चुना गया था? स्वीडन ही था। तो इस बार स्वीडन के स्वाते पैबो को चिकित्सा का क्षेत्र 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। किस चीज के लिए? विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से जुड़ी, जैसे बहुत सारे ऐसे मानव विकास के साथ जीनोम जो धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं, तो उनको बैक से जाकर ये सारी चीजों की खोज के लिए, जिससे मानव को और बेहतर बनाया जाए, है ना, तो उसी के लिए यह इन्होंने खोज किया है। अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार क्या स्थापना कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1900 ईस्वी में। पहली बार कब दिया गया? हाँ, पहली बार 1901 में दिया गया है ना। ये याद रखेंगे आप लोग, पहली बार 1901 में। किसकी याद में बताइए? अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है। ये बात याद रखेंगे। अल्फ्रेड नोबल की याद में शुरू में 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबल वर्तमान में 6 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में नोबल दिया जाता है। अभी इसकी चर्चा होती रहेगी। 6 क्षेत्रों में नोबेल दिया जाएगा और जितने होगा मैं एक एक करके बताता रहूंगा। ये सारी चीजें जानकारी आप लोग लिखते रहिएगा। 6 क्षेत्रों में, और 6 कौन कौन से हैं? अगर उन 6 का नाम लिखा जाए तो देखो, एक तो हो गया मेडिसिन या चिकित्सा आप कह सकते हो, मेडिसिन, भौतिकी, रसायन, है ना, 3 ये हो गए। उसके बाद साहित्य, शांति, और लास्ट में बाद में इसमें अर्थशास्त्र आ गया। ये हो गए 6 क्षेत्र। ये 6 क्षेत्र हैं जहां पर नोबेल पुरस्कार इनको दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, मेडिसिन, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? कब से दिया रहा है? 1968, है ना, 68 में इसकी घोषणा हुई। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, उनका पहले 5 ही दिया जाता था। और अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? 1863 में उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। किसका? डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल, जिनके याद में। अच्छा, नोबेल पुरस्कार में कितनी राशि दिया जाता है और कहां दिया जाता है? तो ये स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो स्वीडन में नहीं दिया जाता, जबकि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। शांति का कहां दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कौन सा? शांति का नोबेल पुरस्कार। ये आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसमें राशि कितनी होती है? लगभग 10 लाख स्वीडिश क्रोनर। स्वीडन की मुद्रा का नाम है क्रोनर। 10 लाख स्वीडिश, 10 मिलियन कह सकते, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मतलब 7.31 करोड़ पुरस्कार राशि। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। और ये भारत में कितना रुपया हो जाएगा? 7.31 करोड़, है ना। ये पुरस्कार राशि है, इसमें दिया जाता है 7.3 करोड़ रुपया। और स्वीडन की जो मुद्रा है वो होता है क्रोनर। तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि स्वीडन के हैं, ये सारी बातें आती रहेगी, है ना। चलिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? ये इसरो के एक सदस्य हैं। इसरो में उन्हीं को क्या चुना गया है? देखो, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का क्या चुना गया है? उपाध्यक्ष चुना गया है। और किसे चुना गया है? ये चुना गया, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनिल कुमार को चुना गया है। यह इसरो से जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं इसरो से।
याद रखिएगा, अनिल कुमार है ना, इसरो वैज्ञानिक अनिल कुमार को यह चुना गया, उपाध्यक्ष चुना गया है। इसरो वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक हैं, है ना। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन कब स्थापित किया गया था? 1951 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना जो हुई थी 1951 ईस्वी में हुई थी, है ना, ये भी याद रखेंगे। और इनमें से हुआ था कि 72 देशों में 433 सदस्यों के साथ दुनिया के अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी संस्था है। तो इस तरीके से अब इसके उपाध्यक्ष बन गए हैं अनिल कुमार, इसरो के वैज्ञानिक हैं अनिल कुमार। यहां भी देख लीजिए, राजीव बहल को किसका निदेशक बनाया गया है और एन श्रीनिवास को किसका बनाया गया है? ये एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली के महानिदेशक बनाए गए हैं ये भी याद रखिएगा। और ये किसके बनाए गए हैं? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक बने हैं। तो ये दो ध्यान रखिएगा, एम्स दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास और राजीव बहल आईसीएमआर के महानिदेशक बने। तो दो ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष अनिल कुमार को बनाया गया। चलिए आज का अगला और अंतिम प्रश्न, विश्व कृषि पशु दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कृषि पशु दिवस, ध्यान रखना इस बार ऐसे ऐसे दिवसों से प्रश्न आपके होंगे, है ना। विश्व कृषि पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कृषि पशु दिवस। इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और गांधी जयंती भी मनाई जाती है ना। और विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कृषि पशु, खेती किसानी में काम आने वाले पशुओं को लेकर यह मनाया जाता है। यह दिवस महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक है। यह दिवस किसका प्रतीक है? यह महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक है। प्रतीक है, याद रखेंगे, महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन, विश्व पशु संरक्षण के साथ साथ एशिया फॉर एनिमल गठबंधन द्वारा किया जाता है। यह किसके, इसका आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन, आयोजन कौन करता है? आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन, है ना, अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन। साथ ही साथ विश्व पशु संरक्षण प्लस विश्व पशु संरक्षण संस्थान के साथ साथ एशिया फॉर एनिमल प्लस एशिया फॉर एनिमल्स के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है इन तीनों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक है। इसका आयोजन 1983 से हर साल होता है। इसका आयोजन कब से किया जा रहा है? 1983 से हर वर्ष किया जाता है इसका आयोजन, है ना। तो इस तरीके से इसका याद रखेंगे अब कि इनका 1983 से हर साल वर्ल्ड डे फॉर फार्म डेवलपमेंट का आयोजन किया जाता है। इस साल एनिमल जस्टिस, द एनिमल लॉ फॉर्म, द एनिमल एक्टिविज्म मेंटरशिप प्रोग्राम, यहूदी बेस, स्विच फॉर गुड और डेड टर्न की भागीदारी के साथ मिलकर किया जा रहा है। विश्व फार्म पशु दिवस मुख्य रूप से भोजन के लिए पाने जाने वाले गायों, बकरियों, भेड़ों, सूअरों, टिर्की, मुर्गियों और अन्य जानवरों की मौत के शोक में और पीड़ा को प्रकट करने के सम्मान के लिए काम करना है। तो ये ध्यान रखेंगे, विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जानिए और इसके साथ साथ इनको लिखिए और अपने मैगजीन बनाइए। कल फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।